हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स के सेशन में, जो कि हो रहा है उस दिन जो कि 102 डेज अवे है फ्रॉम आर डी डे, दैट इज़ 2 जून। सो सिर्फ 102 दिन रह गए हैं। सो टाइम टू अप दी एंटे। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। सो वी विल डिस्कस 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड 3 फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट। सो जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग सेंसस टाउन्स इन इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी नहीं, राइट। अगर आप सेंसस टाउन की बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है जो फुलफिल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक सो एंड सो टाउन इज अ सेंसस टाउन, राइट। तो क्या वो सही क्राइटेरियाज हैं? ओके, पहली तो डेफिनेशन है एक तरह से, दे आर नॉट स्टैट्यूटोरीली नोटिफाइड एंड एडमिनिस्ट्रेड एज अ टाउन। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं, देयर पॉपुलेशन एक्सीड्स 5000। अगर कोई एरिया है उसकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है तो क्या हम उस एरिया को सेंसस टाउन कहते हैं। एंड तीसरी है, एटलीस्ट 50% ऑफ द मेन वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन नॉन फार्म जॉब्स। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये भी क्राइटेरिया है। अगर ये फुलफिल होता है तो हम सेंसस टाउन कहते हैं एक जगह को, राइट। सो यू हैव टू चूज। उसके बाद एक और क्राइटेरिया दिया गया है जो कि है मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 300 पर्सन्स पर किलोमीटर। अगर 300 लोगों से कम है डेंसिटी तो हम उसको सेंसस टाउन नहीं गिनते। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, आपको बताने हैं कि क्या ये सेंसस टाउन के हैं कि नहीं है। ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4, 1 एंड 2। यहां पर आप पॉज कीजिए और सोचिए और बताइए आंसर। ठीक है, तो मैं करेक्ट आंसर मार्क कर रही हूं। तो करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। देखिए, अब ऑब्वियसली सेंसस टाउन्स हैं वो स्टैट्यूटरीली नोटिफाइड नहीं होते, क्योंकि जो होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर आते हैं, कैंटोनमेंट एरियाज। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है देयर पॉपुलेशन एक्सीड्स 5000, राइट। लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट्स क्यों गलत हैं, आगे देखते हैं, राइट। अब देखिए, जो सेंसस टाउन है उनकी मिनिमम पॉपुलेशन तो 5000 की रहती है, लेकिन 75% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल परसूट्स, नॉट 50% बट एटलीस्ट 75%, राइट। और डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 400। अगर 400 से कम है तो हम उसको सेंसस टाउन में नहीं लेंगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर मीट होंगे तभी हम एक पर्टिकुलर एरिया को सेंसस टाउन कहते हैं। ठीक है, सो ये है सेंसस टाउन के बारे में। उसके बाद अगर हम अर्बन एरिया को देखें तो हम उसको स्टैट्यूटरी टाउन्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसस टाउन और आउटग्रोथ्स में। तो स्टैट्यूटरी टाउन तो वही होता है विच आर एक्चुअली हैविंग अ स्टैट्यूटरी बैकिंग लाइक म्यूनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। सेंसस टाउन के बारे में हमने देख लिया कि ये 3 क्राइटेरिया दे हैव टू मीट। आउटग्रोथ क्या है? आउटग्रोथ होता है जैसे कि कोई भी अर्बन एरिया है उसके अराउंड कुछ हो जाए डेवलप, या फिर कोई भी एक वाइबल यूनिट है जैसे कि विलेज, या फिर अ पार्ट ऑफ विलेज कॉन्टिग्यूअस टू अ स्टैट्यूटरी टाउन, जैसे कि आप ले लीजिए रेलवे कॉलोनीज, यूनिवर्सिटी कैंपसेस। ठीक है, तो एक तरह से ना तो वो स्टैट्यूटरी टाउन में आते हैं और ना ही वो विलेज में आते हैं, वो कहीं बीच में है। ठीक है, एंड सो यू कैन से दैट दे आर आउटसाइड द स्टैट्यूटरी लिमिट्स बट विद इन द रेवेन्यू लिमिट ऑफ अ विलेज, सो दे आर नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी टाउन और द विलेज। तो हम इसको आउटग्रोथ्स का नाम ले देते हैं। और अर्बन एग्लोमरेशन किसे कहते हैं? अगेन, जो एक टाउन है, एक स्टैट्यूटरी टाउन और उसके एडजॉइनिंग जितनी भी आउटग्रोथ्स हैं सबको मिलाकर हम अर्बन एग्लोमरेशन कह देते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एनसीईआरटीज में दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम जोन्स से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन है, इफ इट इज 12 नून इन इंडिया, what will be the time in श्रीलंका। ठीक है, अगर आपने टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। सो श्रीलंका में क्या है, 12:30 होगा, 11:30 AM होगा,
12 नून होगा या 1 PM होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? प्लीज सोचिए और मार्क कीजिए, बहुत ही सिंपल है, इंस्टेंटली आपको आना चाहिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज 12 नून। क्यों? क्योंकि जो टाइम है, टाइम जोन है, इंडिया और श्रीलंका दोनों ही सेम टाइम जोन में फॉल करते हैं, जो कि क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से प्लस 5.3.0 है। अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो इंडिया और श्रीलंका दोनों में, ठीक है, 5:30 बजे होंगे, राइट, क्योंकि दोनों ही सेम टाइम जोन में आते हैं। इंडिया में जो हम लेते हैं, कौन सा लॉन्गिट्यूड लेते हैं, 82.5 ईस्ट, राइट, इलाहाबाद ऑब्जर्वेटरी है जहां पर ये लॉन्गिट्यूड हम बेसिकली टाइम जोन के लिए कंसिडर करते हैं, है ना। जो यहाँ पर टाइम होता है वही हम पूरी कंट्री में वी अज्यूम इट टू बी द टाइम इन द होल कंट्री, राइट। सिमिलरली जो श्रीलंका है वो भी यही सेम टाइम जोन में आता है, बिकॉज दोनों ही सेम फॉलो करते हैं। श्रीलंका में चेंजेस आते रहे हैं, लेकिन अभी दोनों ही सेम टाइम जोन फॉलो करते हैं, दैट इज प्लस 5.5 आवर्स, राइट। सो दोनों में सेम टाइम रहेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और अ कोस्ट लाइन? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रटे होने चाहिए कि आप ऑप्शंस देखिए फटाफट से मार्क कर दें, आपको इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना। आपको बताना है कौन से सही है। 1, 2, 3 एंड 4 कि तेलंगाना नहीं है, 1, 3 एंड 5, 1 एंड 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। देखिए पूरे इंडिया में 5 ही स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि ऐसी है जिनकी इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है, ठीक है, और which do not have a coastline also। कोस्टलाइन नहीं है तो ऐसी कंट्रीज को क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड। तो जो लैंड लॉक्ड भी है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर भी नहीं करती, तो ऐसी सिर्फ 5 स्टेट्स हैं। और ऐसी 5 स्टेट्स कौन सी हैं? यही वाली जो आपसे पूछी गई है, दैट इज हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना, ठीक है। तो यही 5 स्टेट्स हैं, तो यू कैन रिमेंबर देम, इसको याद कर लीजिए ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आए और उसमें से 1-2 ऑप्शंस भी हैं, फटाफट यू कैन पिक एंड मार्क द आंसर एंड मूव ऑन, राइट। तो अगर हम मैप देखें तो मैप से भी आप पता कर सकते हैं। सो वी हैव हरियाणा, वी हैव मध्य प्रदेश, वी हैव झारखंड, वी हैव छत्तीसगढ़ एंड वी हैव तेलंगाना। अगर आप देखें तो कोस्टल एरियाज भी नहीं है, ठीक है, और ऑब्वियसली नीचे तो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो तेलंगाना इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड, सो इज छत्तीसगढ़, झारखंड भी। और हरियाणा की बात करें सो वन ऑफ द स्टेट्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं शेयर करता, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, हिमाचल, उत्तराखंड सब करते हैं, सिर्फ हरियाणा नहीं करता, ठीक है। सो ये 5 स्टेट्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि बहुत न्यूज में है ड्यू टू कुलभूषण जाधव, ठीक है, केस। तो आपको बताना है आईसीजे के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं, और ये भी एक तरह से यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट है, द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। Judges are elected for the term of office of 9 years by the UNGA and UNSC, right? Its official languages are all the official languages of the UN, ठीक है। अगर आप UN की official languages देखें तो 6 है, तो क्या आईसीजी भी वही रूल फॉलो करता है? 6 की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसकी। सोचिए और बताइए सही है कि नहीं। तो ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 3 ओनली। प्लीज थिंक फॉर अ मोमेंट एंड मार्क द करेक्ट आंसर। मीनवाइल मैं सही आंसर बताती हूँ आपको। सही आंसर है 1 and 2। क्यों? क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आईसीजे में 15 जजेस रहते हैं और हर एक जज की जो टर्म है वो 9 years रहती है, and they are the one which are elected by UNGA and UNSC। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आईसीजे की वो सिर्फ इंग्लिश एंड फ्रेंच हैं, 6 नहीं है जो कि यूएन की है। गूगल कीजिए कौन सी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की। बट अगर हम आईसीजे की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच ही हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो एक तरह से आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू नो एवरी नुआंस अबाउट आईसीजे, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में है ये और कंसिस्टेंटली न्यूज में रहा है, राइट। सो द कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस।
elected for the term of 9 years by the UNGA and UNSC, right? It is assisted by a registry, its administrative organ. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच ही है। यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो 4 नहीं है इसकी लैंग्वेजेस जो कि यूएन की हैं, right? Moving on to the fifth question. So while dams have been termed to be the temples of modern India, they also prove to be a source of lot of destruction. In this regard, which of the following are true about dam rehabilitation and improvement project, that is DRIP? Right. पहली statement, it has been undertaken through the financial assistance of the New Development Bank, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूड इम्प्रूविंग द सेफ्टी एंड स्ट्रेंथन द डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है। एंड टू बिगिन विथ ऑल द सिलेक्टेड डैम्स आर आइदर इन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोचिए और मार्क कीजिए। अगर आपने ड्रिप के बारे में पढ़ा है, यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। और सही क्या आंसर है इसका? 2 ओनली। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस किसका है? वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक 80% ऑफ द फंडिंग कर रहा है, और जो बाकी फंडिंग है वो 20% वो सेंट्रल और स्टेट्स कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट सही है, ऑब्जेक्टिव सही है कि जो डैम्स है, एक तो उनकी सेफ्टी को इंप्रूव किया जाए, और दूसरा जो स्टेट्स है उनमें जो डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको इंप्रूव किया जाए या स्ट्रेंथन किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, जो डैम्स हैं वो सिर्फ 2 स्टेट्स में है, नहीं 7 स्टेट्स थी। सो यू कैन एक्चुअली रीड द लिस्ट, ठीक है, 7 स्टेट्स में है। So that is why 1 and 3 are wrong and 2 is correct. So dam rehabilitation and improvement project, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसका? वर्ल्ड बैंक का। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट 80% वर्ल्ड बैंक दे रहा है, 20% स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेंगी। ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए कि जो डैम्स हैं, जो भी सिलेक्टेड हैं, उनकी सेफ्टी इंप्रूव की जाए, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए, और जो स्टेट्स का आप लगा लीजिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उसको भी बेटर किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि स्टेट्स बेटर टेक केयर कर सके डैम्स की, राइट। Moving on to the last question, WTO members are required to grant the status of most favored nation. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इंडिया ने विड्रॉ किया है अपना जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर द पुलवामा अटैक, राइट। तो अब ये जो है WTO members are required to grant the status of most favored nation, and this is awarded according to, again, a very simple question, GATT, General Agreement of Tariffs and Trade, Agreement on Agriculture, Agreement on Trade Related Investment Measures and Anti-Dumping Agreement। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है इसमें। बहुत ही सिंपल है, देखिए WTO के कुछ अग्रीमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। सो द करेक्ट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। अब क्या है ये, क्या कहता है? आर्टिकल 1 ऑफ गैट कहता है कि जो भी WTO मेंबर्स हैं दे हैव टू अकॉर्ड MFN स्टेटस, ठीक है। अब क्या है, MFN स्टेटस अकॉर्ड करना होता है सारी मेंबर कंट्रीज को, ताकि एक तरह से ये इंश्योर करता है कि जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड के बेसिस पे किसी को फेवर, किसी को अनड्यू फेवर या फिर किसी को अनड्यू डिस्क्रिमिनेट ना करे, कि सबको सिमिलर सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो दैट इज व्हाट MFN इज। और अभी पाकिस्तान से हमने विड्रॉ किया है MFN स्टेटस, और उसके बाद हमने जो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं उस पर 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी है। तो एक तरह से हम इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया में पाकिस्तान का कुछ भी इंपोर्ट ना हो, क्योंकि 200% कस्टम ड्यूटी इज ह्यूज। सो दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ MFN, ठीक है। सो दिस हैज बीन डन ओनली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द MFN स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान। सो बेसिकली यही है कि स्टेट्स आपस में डिस्क्रिमिनेट ना करे एक दूसरे से। सो दिस इज अबाउट MFN। सो हमारा क्रैश कोर्स इज ऑल्सो गोइंग लाइव फ्रॉम 1 March। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन।
ऑफलाइन। इनफैक्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें 32 टेस्ट रहेंगे विद वीडियो सोल्यूशंस प्लस क्रैश कोर्स, हम सिर्फ 10,000 के अफोर्डेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें क्रैश कोर्स में जनवरी 2018 करंट अफेयर्स होंगे सब्जेक्ट वाइज कवर, 2016 2017 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद स्टैटिक टॉपिक्स। बाकी क्रैश कोर्स है तो काफी रैपिडली ही कवर होगा, और ये हमारे टेस्ट सीरीज का है एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 10,000, राइट। उसके बाद हम 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी वो चंडीगढ़ में होंगी। उसके लिए रजिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो स्टार्टेड एंड वी आर ओनली गोइंग टू इनटेक वी आर ओनली गोइंग टू हैव एन इनटेक ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। और दूसरी चीज ये है कि एक छोटा सा टेस्ट होगा अगर बच्चे ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो मिलते हैं जल्दी ही, और एंड करते हैं इस थॉट के साथ कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, you will have to settle for the ordinary, right? So ये thought है कि आपको बहुत कुछ achieve करने के लिए आपको you have to risk everything and you have to work hard, right? And prelims, trust me, is one very important step and a very difficult step also. और अच्छे से क्लियर करना बहुत जरूरी है कि 2 जून को जब शाम को आप बैठे हो तो यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू क्लियर द प्री एंड यू कैन स्टार्ट विद द मेंस प्रेपरेशन फ्रॉम 3rd June onwards, right? So that's all for today. Thank